हे एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीएसएसबी 2024 के लिए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड के जो टीजीटी के एग्ज़ाम हुए थे 2021 में। वहाँ जितने भी शिफ्ट में और जितने भी एग्ज़ाम हुए थे वो सारे ही टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन मैंने ही कलेक्ट किए हैं और ऑथेंटिक पेपर है, ये ऑफिशियल पेपर है बिल्कुल। तो इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि हमें अभी टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए क्या पढ़ना है। तो 10 क्वेश्चन एक शिफ्ट में देखने को मिलते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के। तो स्टार्ट करते हैं। वैसे तो बिल्कुल आप ये क्वेश्चन देखोगे तो एकदम फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं, अंडरस्टैंडिंग से ही, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एज अ टीचर इफ़ यू वांट टू ब्रिंग इम्प्रूवमेंट इन टीचिंग व्हाट वुड यू डू। एक शिक्षक के रूप में यदि आप अपने शिक्षण में सुधार लाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे। देखो, इनके आंसर्स यहाँ गिवन है क्योंकि ये बिल्कुल ऑफिशियल पेपर है, लेकिन आपको सारे ही ऑप्शन को अंडरस्टैंड करना है। फर्स्ट ऑप्शन है, पिछले शिक्षक की आलोचना करेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। गलतियों के लिए छात्र को दंडित करेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी गलतियों को सुधारने यानी करेक्ट माई ऑन मिस्टेक्स, या फिर एक्ट अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ स्कूल। तो यहाँ से साफ ही दिख रहा है कि थर्ड ऑप्शन सही होगा, करेक्ट माई ऑन मिस्टेक। हमें अपनी गलतियां सुधारनी है, ना कि किसी प्रीवियस ईयर को क्रिटिसाइज करना है या कुछ और। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब ऑफ अ टीचर। शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। डिसिप्लिन इन द क्लास, चेकिंग होमवर्क, मेकिंग एजुकेशन इंटरेस्टिंग, टेकिंग एग्जाम्स। वैसे तो ये सारे ही काम होते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पूछा गया है कक्षा में अनुशासन, होमवर्क की जांच करना, शिक्षा को रोचक बनाना या परीक्षा लेना। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल सही है। जब तक हम अपनी एजुकेशन को ही इंटरेस्टिंग नहीं बनाएंगे तब तक कोई फायदा नहीं है टीचर होने का। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, मेकिंग एजुकेशन इंटरेस्टिंग, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इन्वॉल्व हों और वो सीख सकें। नेक्स्ट है, द बेस्ट मेथड टू इवेलुएट द अचीवमेंट्स ऑफ स्टूडेंट। सबसे ज़्यादा छात्रों की उन्नतियों का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि उत्तम है। तो हमें पता है कि हमें इवैल्यूएशन की अगर हम बात करें तो कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। तो ऑप्शन है एनुअल एग्जामिनेशन, नहीं, एक कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। बाई एनुअल एग्जामिनेशन, या फिर क्वार्टरली एग्जामिनेशन, या फिर कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन। तो कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन जहाँ भी दिखता है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन। नेक्स्ट है, if a student ask on out of context question in your class then a teacher you would। मतलब एक छात्र कक्षा में कुछ हटके क्वेश्चन पूछता है, प्रश्न पूछता है, तो अध्यापक के रूप में उस आप क्या करेंगे। पनिश करेंगे, इग्नोर करेंगे, या फिर टेल हिम दैट द क्वेश्चन इज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, या फिर उस छात्र के प्रश्न का उत्तर कक्षा के बाद देने को कहेंगे। देखो, दंडित नहीं करना किसी भी कीमत पे। उसने चाहे कैसा भी क्वेश्चन पूछा हो तो उसको हमें ये बोलना है कि क्लास के बाद हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, इसका जो उत्तर देने की कोशिश है वो क्लास के बाद करेंगे। तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच वन इज नॉट एन इवेल्युएशन टूल। इवेल्युएशन टूल कौन सा नहीं है, मतलब मूल्यांकन का उपकरण कौन सा नहीं है। तो चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल, प्रोग्रेस कार्ड, या फिर होम टास्क। देखो, चेकलिस्ट और रेटिंग स्केल जो होते हैं वो इवेल्युएशन के टूल होते हैं, हमें अच्छे से पता है। होम टास्क यानी होमवर्क भी हम मतलब मूल्यांकन करने के लिए करते हैं कि जो हमने पढ़ाया था उसके ऊपर होमवर्क देते हैं, और फिर ये भी एक इवेल्युएशन का ही पार्ट है, हमसे नोट पूछा है तो प्रोग्रेस कार्ड हो जाएगा। क्योंकि प्रोग्रेस कार्ड इवेल्युएशन का नहीं होता। प्रोग्रेस कार्ड तो प्रोग्रेस बताने के लिए होता है कि पहले बच्चे की इतनी प्रोग्रेस थी, मतलब जैसे कि पहले उसके 10 में से 7 मार्क्स आते थे, फिर 8 मार्क्स आने लगे, फिर 9 मार्क्स आने लगे, तो ये प्रोग्रेस कार्ड होता है। तो ये इवेल्युएशन का टूल नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रोग्रेस टूल। आप देख रहे हो कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, बिल्कुल फैक्चुअल बेस्ड आ रहे हैं। इसमें मुझे लगता है ज़्यादा कुछ पढ़ने की या ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है। तो जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है उसी पे क्वेश्चन बनाए गए हैं। नेक्स्ट है, सक्सेसफुल इंक्लूजन नीड्स, यानी कि सफल समावेश की ज़रूरत है। मतलब क्या होता है सफल सफल समावेश। हमें पता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन कौन सी होती है, जिसमें हाँ, स्पेशल चिल्ड्रन और नॉर्मल चिल्ड्रन इकट्ठा पढ़ते हैं, और जो सिलेबस है वो अकॉर्डिंग टू स्पेशल चिल्ड्रन भी सेट किया जाता है। तो नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स, सेग्रीगेशन, लैक ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग, या फिर सेंसिटाइजेशन। देखो, माता-पिता की कोई भागीदारी नहीं, ये तो गलत ऑप्शन है, होनी चाहिए। वियोजन यानी सेग्रीगेशन बिल्कुल भी नहीं करना। क्षमता निर्माण की कमी, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो हमारी सेंसिटिविटी है, जो मतलब हमें वो जगानी चाहिए कि ये भी बच्चे हैं, ये हमारे साथ पढ़ रहे हैं और इनको भी उतने ही करिकुलम या उतनी ही नॉलेज की ज़रूरत है जितनी हमको है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, संवेदीकरण। नेक्स्ट है, इफ़ अ चाइल्ड फेल्स व्हाट इट इंडिकेट्स। जब कोई बच्चा फेल होता है तो क्या दिखाता है। बच्चे ने अध्ययन नहीं किया, प्रणाली विफल हो गई, बच्चे को
कहीं भी कहीं और से सीखना चाहिए या फिर बच्चे को एक विशेष स्कूल में स्थानांतरित करना चाहिए। तो हमें पता है कि जब कोई बच्चा फेल होता है इसका मतलब ये होता है कि पूरा सिस्टम फेल हुआ है। बच्चे की कोई फ़ॉल्ट नहीं होती, जो बच्चे को पढ़ाने वाला है वो फेल हुआ है और पूरा सिस्टम फेल हुआ है अगर कोई बच्चा फेल होता है तो। नेक्स्ट है सिमेंटिक इज़ द स्टडी ऑफ। तो हमें पता है कि सिमेंटिक किसकी स्टडी होती है। देखो, साउंड ऑफ लैंग्वेज, वर्ड्स एंड देयर मीनिंग, हाउ पीपल यूज लैंग्वेज टू कम्युनिकेट, या फिर रूल्स ऑफ हाउ टू यूज लैंग्वेज। तो साउंड ऑफ लैंग्वेज नहीं होता, वो फोनिक्स होता है। वर्ड्स एंड देयर मीनिंग ये सिमेंटिक्स के साथ जाता है, वर्ड्स एंड देयर मीनिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following method helps a teaching aspirant to develop the ability to analyze the subject matter। निम्न में से कौन सी पद्धतियां विषय वस्तु का विश्लेषण करने की क्षमता विकसित करने के लिए एक शिक्षण इच्छुक उम्मीदवार की सहायता करती है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव टेक्निक है, या लाइव डेमोन्स्ट्रेशन है, या फिर प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस है, या फिर साइको फीडबैक है। देखो, डेमोन्स्ट्रेटिव टेक्निक जो होती है वो काफ़ी अच्छी रहती है वैसे करने के लिए। तो इसमें ये पूछा गया है कि विश्लेषण करने की क्षमता, यानी कि एबिलिटी टू एनालाइज करने की, तो ये डेमोन्स्ट्रेट प्रदर्शन से नहीं आ सकती, जब तक उसमें खुद इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक नहीं आएगी। लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी सेम ही बात है, उससे भी नहीं होगी। और फीडबैक होता है तो उसमें तो हम क्या ही इवैल्यूएशन करेंगे कि साइको फीडबैक नहीं होगा। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस। क्या होता है प्रोग्राम? अभिक्रमित अनुदेशन इसको बोला जाता है हिंदी में, जो स्किनर ने दिया था, जिसमें स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की रिलेशनशिप बताई जाती है कि क्या क्रिया कर रहा है और फिर उसका क्या रिजल्ट निकल रहा है। तो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन से ही एबिलिटी टू एनालाइज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट वॉज इनेक्टेड द ईयर। तो हमें पता है कि आरटीई एक्ट कब आया था, ये 2009 में आया था। नेक्स्ट है विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल वुमेन्स डे। देखो, ये क्वेश्चन भी बेसिकली पूछा गया है, तो ये हमें पता है कि 8 मार्च को मनाया जाता है वुमेन्स डे। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइम डिड द कंसेप्ट ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन केम इनटू इन इंडिया। नॉन फॉर्मल एजुकेशन कौन सी होती है? देखो, एक होती है फॉर्मल, एक होती है नॉन फॉर्मल। फॉर्मल जो हम स्कूल कॉलेजेस में जाके सीखते हैं, और नॉन फॉर्मल होती है जो जिसको डिस्टेंस एजुकेशन बोला जाता है, डिस्टेंस से कोई भी चीज़ करना, जैसे इग्नू वगैरह यूनिवर्सिटी होती है। एक होती है इनफॉर्मल एजुकेशन जो हम कहीं भी कैसे भी सीख सकते हैं, जैसे कि गांव में जो बड़े बूढ़े होते हैं वो भी अपना ज्ञान देते रहते हैं, तो किसी से कुछ भी सीखना वो होती है इनफॉर्मल। तो ये भी नॉन फॉर्मल जो डिस्टेंस एजुकेशन थी, लाइक घर बैठे आप कर सकते हो कुछ भी, तो ये कब आया था? तो ये लेट 60s एंड अर्ली 70s में आया था। ठीक है, ध्यान रखना, लेट 60s और 70s अर्लीज में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर अ चाइल्ड द कंसेप्ट ऑफ नेचुरल लॉज बिकम ऑलमोस्ट फुली डेवलप्ड बाय द एज ऑफ। प्राकृतिक नियमों की अवधारणा जो है वो बच्चे में किस उम्र तक पूरी तरह विकसित हो जाती है? मतलब प्राकृतिक नियमों को समझने लगता है बच्चा, तो वो 12 साल होती है। देखो, 8 साल नहीं होती, वैसे 10 और 12 साल में कन्फ्यूजन हो सकती है, तो 12 साल याद रखना। 12 साल तक बच्चा, मतलब टीन एज में जब आता है, तो उससे पहले तक वो पूरा अपना प्राकृतिक जो ज्ञान है, अवधारणा है, वो विकसित कर चुका होता है, नेचुरल प्राकृतिक के नियमों को। ठीक है, नेक्स्ट है In which year did the USSR expert of UNESCO planning mission visit India in technical assistant project? कब आया था ये जो यूनेस्को प्लानिंग मिशन है, ये भारत में आया था सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट होता है उसको लेके, और जो साइंस होती है या फिर कल्चर होता है, इनको एजुकेशन से जोड़ने के लिए भारत आया था। बहुत अच्छा काम किया था इसने, यूनेस्को प्लानिंग मिशन ने। तो ये 1963 में इंडिकेट हुआ था भारत में। ठीक है, तो 1963 इसका सही आंसर हो जाएगा। बेसिकली इसने साइंस पे बहुत ज़्यादा काम किया था यूनेस्को प्लानिंग मिशन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचर ऑफ साइंस। साइंस का कौन सा नेचर नहीं है? साइंस इज बोथ बॉडी ऑफ नॉलेज एंड प्रोसेस। मतलब विज्ञान ज्ञान का एक निकाय और प्रक्रिया दोनों है, ये बात तो सही है। विज्ञान एक सामुदायिक उद्यम। देखो, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं जो नोट से रिलेटेड है, तो आप ध्यान रखना नोट का। ठीक है, नेक्स्ट है साइंस इज अ कम्युनिटी एंटरप्राइज। साइंस इज नॉट फॉर एवरीबडी, साइंस इज अ ग्लोबल ह्यूमन एडिवेयर। देखो, यहाँ से साफ ही दिख रहा है कि साइंस इज नॉट फॉर एवरीबडी, ये गलत ऑप्शन है, क्योंकि साइंस इज फॉर एवरीबडी है। एनसीएफ 2005 में भी ये बात की गई है कि साइंस और जो मैथ होता है वो सबके लिए होता है, कोई भी ऐसा नहीं है जो साइंस और मैथ्स नहीं सीख सकता। ठीक है, साइंस इज फॉर एवरीबडी, तो यहाँ से गलत स्टेटमेंट बतानी थी, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट बतानी है, तो परिकल्पना अवलोकन पर आधारित बुद्धिमानी से लगाया गया अनुमान है। हाइपोथेसिस इज एन एजुकेटेड गेस बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन। देखो, हाइपोथेसिस वैसे तो
ठीक नहीं मानी जाती, लेकिन जो मैथमेटिक्स होता है सब्जेक्ट, उसमें हाइपोथेसिस बहुत ज़्यादा काम करती है, स्पेशली जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं। तो ये गेस ही होता है, अनुमान ही होता है कि हम किसी भी क्वेश्चन को जब देखते हैं तो अनुमान लगाते हैं कि हमें क्या माइनस करना है, क्या प्लस करना है, क्या उधर लेके जाना है, क्या इधर लेके जाना है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, हमें इनकरेक्ट बतानी है। थ्योरी इज एन एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस, सिद्धांत एक स्वीकृत परिकल्पना है, ये भी सही है। जब भी कोई सिद्धांत यानी कोई भी थ्योरम हमें को हम प्रूव करना होता है, तो सबसे पहले तो हम इमेजिन ही करते हैं, उसके बारे में हाइपोथेसिस ही लगाते हैं कि अगर हम ऐसा नहीं तो ऐसा लेकर चलें तो आगे जाके क्या होगा। नेचुरल लॉ एक्सप्लेन्स थिंग्स बट डू नॉट डिस्क्राइब देम, ये भी ठीक है। प्राकृतिक नियम वस्तुओं को स्पष्ट तो करते हैं पर उनका वर्णन नहीं करते, जैसे कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, इंग्लिश ग्रामर के रूल्स में भी बहुत ज़्यादा एक्सेप्शंस होते हैं। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन है साइंटिफिक फैक्ट्स आर बिलीव्ड टू बी डिपेंडेंट ऑफ द ऑब्जर्वर, वैज्ञानिक तथ्य अवलोकनकर्ता पर निर्भर होते हैं। ये कैसे बात सही हो गई, क्योंकि अवलोकनकर्ता पे निर्भर नहीं होते, क्योंकि कई बार हम जो चीज़ देखते हैं वो अम, उसके पीछे कुछ और तथ्य छुपा होता है ना? जैसे कितने सारे फ़ॉर्मूलाज़ आ गए हैं फ़िज़िक्स में जिसका शायद किसी को भी नॉलेज नहीं थी, तो ऑब्ज़र्वर पे नहीं होते ये डिपेंड, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा समझने वाला ये क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाला। साइंटिफिक फैक्ट्स आर बिलीव्ड टू बी डिपेंडेंट ऑफ द ऑब्ज़र्वर पे डिपेंड नहीं होते। कई बार जो ऑब्ज़र्वर जो ऑब्ज़र्व करता है, उसके पीछे कुछ और, कहीं और बहुत कुछ छुपा होता है। नेक्स्ट है व्हिच फैक्टर्स अफेक्ट लर्निंग? तो मैच्योरेशन, रेडीनेस टू लर्न, लर्निंग एनवायरनमेंट, तो हमें पता है कि तीनों ही अफेक्ट करते हैं, बहुत बार हम ये पढ़ चुके हैं, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है if the management of a group learning, which kind of grouping might lead to the labeling of few student as bright and few as weak? मतलब हम क्या हो रहा है कि कुछ बच्चों को बांट रहे हैं कि ये इंटेलिजेंट बच्चे हैं और ये थोड़े से पिछड़े हुए बच्चे हैं, मतलब तो कमजोर बच्चे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, ये समूह शिक्षण के प्रबंधन में किस प्रकार के समूहीकरण से कुछ विद्यार्थी मेधावी और कुछ कमजोर चिन्हित होते हैं। तो हम क्या करें, उनकी ग्रुपिंग कर रहे हैं एबिलिटी के अनुसार। ऑप्शन है ग्रुपिंग स्टूडेंट्स बाय एबिलिटी, ग्रुपिंग स्टूडेंट्स बाय इंटरेस्ट। देखो इंटरेस्ट की तो बात नहीं हो रही, हम एबिलिटी के अनुसार ही कर रहे हैं और स्टूडेंट की चॉइस भी नहीं है ये। और तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, एबिलिटी के अनुसार हमें ग्रुप कर रहे हैं कि इंटेलिजेंट है, ये प्रतिभाशाली है और ये कुछ कमजोर बच्चे हैं, है ना? तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट बतानी है। जितने भी हम क्वेश्चन देख रहे हैं बेसिकली सब में नोट ही पूछा जा रहा है, तो थोड़ा सा नोट का ध्यान रखना। सोशल स्टडीज सीक्स सोशल यूटिलिटी, मतलब सामाजिक अध्ययन सामाजिक उपयोगिता की खोज करता है। सेकंड ऑप्शन है सामाजिक विज्ञान एक व्यस्क दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। सामाजिक अध्ययन मानवीय संबंधों के व्यवहारात्मक पहलुओं से संबंधित है। सामाजिक विज्ञान का अध्ययन एक आदर्श उपागम से के माध्यम से होता है। हमें बताना है नहीं। देखो वैसे अगर मैं देखने जाऊं तो तीनों ही ऑप्शन जो नीचे वाले हैं थोड़े से कम ही अंडरस्टैंडिंग वाले हैं। जो फर्स्ट ऑप्शन है सोशल स्टडीज सीक सोशल यूटिलिटी, सामाजिक उपयोगिता की खोज करता है। तो जो सामाजिक अध्ययन होता है वो खोज नहीं करता, वो हमें सामाजिक के बारे में बताता है, ऑब्जर्व करवाता है, खोज नहीं करता। तो जो सेकंड ऑप्शन है सोशल साइंसेज रिप्रेजेंट एन एडल्ट अप्रोच, ये बात बिल्कुल सही है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। सोशल स्टडीज इज कंसर्न विद प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन अफेयर्स, ये बात भी सही है। सोशल साइंसेज आर स्टडीड थ्रू आइडियलिस्टिक अप्रोच, ये बात भी सही है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से गलत हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सही है। उपयोग की खोज नहीं करता बल्कि उसके बारे में जानकारी देता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जनरल फीचर्स ऑफ लर्नर सेंटर्ड सोशल साइंसेज क्लास? देखो जितने भी टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है डीएसएसबी के, तो मैं कहूँगी थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, मतलब आपको समझने की ज़रूरत है इनको, बाकी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षार्थी केंद्रित सामाजिक विज्ञान कक्षा की सामान्य विशेषताएं हैं? चाइल्ड सेंटर्ड बतानी है। तो गोइंग बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक, देखो ये बात बिल्कुल सही होती है, हमें हमेशा ही टेक्स्ट बुक से अधिक पढ़ना चाहिए, उसके बाहर निकल के। क्रिएटिंग स्पेस फॉर एक्सप्लोरेशन इनटू सोशल इश्यूज, ये बात भी बिल्कुल सही है। यूजिंग ऑडियो विजुअल मटेरियल, तो तीनों ही ऑप्शन मुझे सही लग रहे हैं, तो सेकंड ऑप्शन में तीनों है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है डिसीजंस अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग आर अफेक्टेड बाय असेसमेंट? क्या बताना है इसमें, किस बार निम्नलिखित में से किसके बारे में निर्णय आकलन से प्रभावित होते हैं? डिसीजंस अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग आर अफेक्टेड बाय असेसमेंट, असेसमेंट से जो अफेक्टेड होते हैं वो बताने हैं। फर्स्ट है एडवांसमेंट यानी कि उन्नति, ठीक है, ये भी प्रभावित होती है। इंस्ट्रक्शनल नीड यानी कि निर्देशात्मक आवश्यकता, ठीक है। ग्रेड्स तीनों ही आकलन से ही प्रभावित होते हैं, आकलन करेंगे तभी ग्रेड के बारे में पता चलेगा, उन्नति के बारे में पता चलेगा और क्या हमें उनको निर्देश देने हैं, क्या रेमेडियल देनी है। तो तीनों ही ऑप्शन यहाँ से सही है, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एस्पेक्ट ऑफ एन इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट? प्रमोटिंग क्लासरूम इंटरेक्शन, हाँ सही है, इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। बिल्डिंग कॉन्जेंशियल एनवायरनमेंट फॉर लर्निंग, ये भी बिल्कुल सही है। कॉन्जेंशन मतलब जहाँ पे बौद्धिक जो इंटेलेक्चुअल जो बौद्धिक क्षमता है वो ज़्यादा विकसित हो सके। मेंटेनिंग हेल्दी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ये भी ज़रूरी है। तो तीनों ही ऑप्शन सही है, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एस्पेक्ट्स ऑफ एन इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट? तो ये वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, आगे चलते हैं। विजुअल आर्ट्स इज अबाउट कम्युनिकेटिंग एंड, जो विजुअल आर्ट होती है मतलब जो दृश्य कलाएं होती है वो क्या किस में हेल्प करती है? कम्युनिकेट कर आइडिया, कंसेप्ट या फिर इमोशन, तीनों ही सही है। पॉजिटिव है, पॉजिटिव ऑप्शन है, पॉजिटिव क्वेश्चन है तो पॉजिटिव आंसर होंगे, तीनों ही सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन अबाउट जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट इज नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट बतानी है अगेन, यानी एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट वो होते हैं जो ज़्यादा सोशल लोग होते हैं, जो बाहर के लोगों से ज़्यादा घुलना मिलना पसंद करते हैं अपनी, और इंट्रोवर्ट जो खुद में ही रहते हैं। तो लाइक्स टू वर्क अलोन, हाँ बिल्कुल अकेले रहना पसंद करते हैं इंट्रोवर्ट, तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि हमें नोट बताना है। गवर्न बाय ऑब्जेक्टिव डाटा, फ्री फ्रॉम वरीज, देखो फ्री फ्रॉम वरीज हमेशा एक्सट्रोवर्ट रहते हैं जो चिंता नहीं करते। फ्लुएंट इन स्पीच, बोलने में भी वही सक्षम होते हैं जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, तो ये ऑप्शन भी सही है। सेकंड ऑप्शन है गवर्न बाय ऑब्जेक्टिव डाटा। ऑब्जेक्टिव डाटा गवर्न करना मतलब जो ऑब्जेक्टिव आंकड़े जो होते हैं उनको कैसे नियंत्रित करना है, तो ये अंतर्मुखी नहीं बाह्यमुखी की, एक्सट्रोवर्ट की ये एक क्षमता है, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव डाटा जैसे कि बाहर कुछ हो रहा है, कोई सोशल इशू है तो उसके बारे में थोड़े आंकड़े लगाना, गणना लगाना, जैसे इलेक्शंस होते हैं तो पता करना पहले ही कि यहाँ ये जीत सकता है, यहाँ वो जीत सकता है, तो इसको बोलते हैं, तो वो बाह्यमुखी का काम होता है। एक्सट्रोवर्ट यहाँ से सही आंसर होगा, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि हमें गलत बताना था। नेक्स्ट है वट आर द बेनिफिट्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन? बेनिफिट बतानी है इंक्लूसिव यानी कि समावेशी कक्षा की। तो इट कैन हेल्प ब्रेक द साइकिल ऑफ पॉवर्टी एंड एक्सक्लूजन, देखो बिल्कुल सही बात है। हम इंक्लूसिव जो एजुकेशन उसका कंसेप्ट ही इसलिए लेकर आए हैं ताकि एक्सक्लूजन से बचा जा सके, सेग्रीगेशन से बचा जा सके। जो बच्चे हैं उनको, जो स्पेशल जो चिल्ड्रन होते हैं उनको भी काम मिल सके, वो भी गरीबी से ऊपर उठ सकें, तो ये सारी चीज़ों के लिए ही इंक्लूसिव एजुकेशन बनाई गई है। सेकंड ऑप्शन है इट प्रमोट्स वाइडर इंक्लूजन ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, ये भी बिल्कुल सही है। नेशन का भी डेवलपमेंट होगा अगर उनका होगा तो दोनों ही ऑप्शन राइट हो जाएंगे, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। व्हाट मेजर्स द गवर्नमेंट शुड टेक फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स? क्या करना चाहिए? प्रोवाइडिंग फाइनेंस टू गर्ल्स एजुकेशन ऑन प्रायोरिटी बेसिस, हाँ सही है। अगर नारी सशक्तिकरण को बढ़ाना है तो ऑब्वियस सी बात है कि शिक्षा में थोड़ी हेल्प करनी चाहिए फाइनेंशियली तौर पे। मेकिंग प्रोविजन फॉर इनसेंसिटिव लाइक फ्री बुक्स स्कॉलरशिप, ये भी बिल्कुल सही है, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। बेसिकली जो गर्ल की जो एजुकेशन होती है उसमें मेन काम यही होता है कि जो घर वाले होते हैं या माँ बाप होते हैं वो थोड़े से पैसे को लेकर हो जाते हैं कि पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है, ये नहीं है, तो अगर गवर्नमेंट ये सब प्रोवाइड कराएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो फर्स्ट और सेकेंड दोनों ही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से भारत की बहुभाषा के प्रमाण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोट द एविडेंसेस ऑफ मल्टीलिंगुअलिटी ऑफ इंडिया? मूवीज, हाँ मूवीज तो है, मल्टीलैंग्वेज लैंग्वेज सीख सकते हैं मूवीज से, रेडियो भी है, स्कूल्स भी है, तो तीनों ही है, लेकिन हमें बताना है कि नहीं है। इसका मतलब इन तीनों में से कोई ऑप्शन सही नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, नहीं बताना है, और इन तीनों में से फिर तीनों ही ऑप्शन यहाँ से राइट है और हमें बताना है नहीं, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, नीदर वन नॉर सेकेंड नॉर थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ असेसमेंट इन लैंग्वेज लर्निंग? कौन सा मेथड असेसमेंट का नहीं है लैंग्वेज लर्निंग में? देखो लैंग्वेज लर्निंग में जो सबसे अच्छा जो मेथड होता है वो होता है रिटर्न में जो चीज़ हो रही होती है, आप कुछ लिखवा के देखो, कोई भी क्वेश्चन लिखवाओ, लॉन्ग टाइप ऐसे लिखवाओ, तो वो लैंग्वेज लर्निंग में सबसे ज़्यादा असेसमेंट में हेल्पफुल होता है। तो ओरल टेस्ट या ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन से नहीं पता चल सकता, ओरल टेस्ट से भी नहीं पता चल सकता, रिटर्न में जो चीज़ें होती है उनसे ही सबसे ज़्यादा पता चलता है। नोट बताना है तो दोनों ही गलत है, तो नीदर फर्स्ट और नॉर सेकेंड सही ऑप्शन है। वट डज एनईपी 2020 मीन? क्या फुल फॉर्म है एनईपी की? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, हम सबको पता है, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेक्स्ट है व्हाट इज द एक्चुअल आउटकम ऑफ लर्नर? एक्चुअल आउटकम
व्हाट इज द एक्चुअल आउटकम ऑफ लर्नर? क्या होता है आउटकम ऑफ लर्न? तो उसको बोलते हैं देखो, एक्सप्लोरेशन नहीं होता है। एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है कुछ खोज करना, कुछ एक्सप्लोर करना। उसके बाद है परसेप्शन, यानी कि परसेप्शन होता है पहले ही कुछ अनुभूति हो जाना किसी भी चीज़ की, अनुमान लगा लेना, तो ये भी कोई आउटकम नहीं है। रिस्पॉन्स या फिर री पुनर्बलन आपको होता है, रिवॉर्ड, प्राइज, पनिशमेंट, ये सब री में आते हैं। तो आउटकम की बात की जाए तो यहाँ से रिस्पॉन्स ही सही हो जाएगा, बिल्कुल थर्ड ऑप्शन सही है। हाउ स्टूडेंट्स लर्न एंड डेवलप इन स्कूल? कैसे सीखते हैं बच्चे और कैसे डेवलप करते हैं? इंटेलेक्चुअल, इंटरेक्शन, कोऑर्डिनेशन या फिर मोटिवेशन? वैसे तो देखो, मेरे हिसाब से इसके चारों ही ऑप्शन सही होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे फोर्थ का कोई ऑप्शन नहीं दे रखा। तो यहाँ पे इंटरेक्शन भी सही है और मोटिवेशन भी सही है मेरे हिसाब से, लेकिन इन्होंने जो माना है वो इंटरेक्शन को सही माना है कि स्टूडेंट्स लर्न एंड डेवलप इन स्कूल कैसे सीखते हैं। तो क्योंकि अगर वो टीचर के साथ अंत्यक्रिया ही नहीं करेंगे तो क्या मोटिवेशन काम आएगा या फिर क्या कोऑर्डिनेशन काम आएगा? तो मेरे हिसाब से इसका मोटिवेशन और इंटरेक्शन दोनों ही होना चाहिए था, लेकिन इंटरेक्शन इन्होंने माना है, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ से सही है। सबसे ज़्यादा इन्होंने इंटरेक्शन को ही वैल्यू दी है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आरटीई? तो हमें पता है कि राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। देखो, चिल्ड्रन शामिल है इसमें, ध्यान रखना। राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन नहीं है, राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन सही है। व्हाट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन? तो कॉल्ड इंटीग्रेशन जो कहते हैं, जो हमारा कोऑर्डिनेशन होता है हैंड्स और फिंगर्स का, जो यानी प्रॉक्सिमो डिस्टल जो डेवलपमेंट होता है, उसे ही कहते हैं कोऑर्डिनेशन ऑफ हैंड्स एंड फिंगर। जैसे कि कोई बच्चा है, शुरू में तो पूरी बॉटल पकड़ता है वो, शीत वही होता है, मतलब पहले पूरी बॉटल, पहले हाथ के साथ पूरी बॉटल पकड़ता है, फिर उसकी उंगलियां चढ़ती है, फिर वो बटन बंद करना स्टार्ट करता है। तो ये होता है कोऑर्डिनेशन ऑफ हैंड्स एंड फिंगर, इसको बोलते हैं कॉल्ड इंटीग्रेशन। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन? तो क्या करते हैं ड्रामा एंड आर्ट? हमें पता है कि जो बच्चे के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो स्टूडेंट्स बिकम बेटर एक्टर, स्टूडेंट बिकम्स बेटर आर्टिस्ट, स्टूडेंट बिकम बेटर लर्नर या फिर बेटर पर्सन। तो हमें पता है कि शिक्षार्थियों के लिए है तो छात्र बेहतर शिक्षार्थी बनते हैं, उनके माइंड में काफ़ी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल जो डेवलपमेंट होता है ड्रामा और आर्ट से। लर्निंग मदर टंग इज टाइप ऑफ, कैसा है? थर्ड लैंग्वेज एक्विजिशन, फर्स्ट, फोर्थ या फिर सेकंड? तो हमें पता है कि मदर टंग जो होती है वो बच्चे की फर्स्ट लैंग्वेज होती है, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट लैंग्वेज। नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज इज द फर्स्ट स्किल दैट अ चाइल्ड विच ऑफ दीज इज द फर्स्ट स्किल दैट अ चाइल्ड लर्न्स इन लाइफ? इसका ऑप्शन आपको अच्छे से पता है कि राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग या रीडिंग। सबसे पहले लिसनिंग सीखता है बच्चा। तो ये थे टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके अलावा और भी क्वेश्चंस हैं, लेकिन वो नॉर्मल से क्वेश्चन है, वो आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इंग्लिश के और फिर उससे नेक्स्ट में हिंदी के, फिर मैथ्स के और रीजनिंग के सारे ही लाने वाली हूँ पार्ट। एक सारे जो क्वेश्चंस होते हैं इंपॉर्टेंट इकट्ठा करके डीएसएसबी के लिए, जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे 2020-24 में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थोड़ी फास्ट हमने किया है ताकि बस हमें, हमारा मोटिव ये था कि हम ये जान सकें कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और किस लेवल की तैयारी हमें करनी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।